संदीप जी देखिए, ये काफी टाइम से हमें भी पता है कि डीआई के इनफ्लो के वजह से मार्केट ऑल टाइम हाई टच किया हुआ है, और एफआई काफी टाइम से बेच ही रहे। और अभी भी वी आर नॉट अ फेवरेबल डेस्टिनेशन ना, क्योंकि अभी भी जो उनको दो चीजें जो हमारी पहले भी बात हुई, एक है डीजल सीजन अच्छा होना चाहिए जो अभी तक आया नहीं है, और हम्म। दूसरा जो यूएस और इंडिया का ट्रेड डील होगा, होपफुली होगा। जो कल जो मोदी जी और ट्रम्प साहब की बात हुई, तो होपफुली ये मंथ एंड तक कुछ अच्छा आता है, तो एफआई का थोड़ा रुख बदल सकता है। अदरवाइज वी आर स्टिल एक्सपेंसिव कंपेयर टू वर्ल्ड मार्केट, और हम लोग एक तरह का कहते हैं ना, एक लोकेशन है उनके लिए। तो जब तक हम लोग उस तरह का रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि अभी भी हम लोग आप देखें तो 21 के पी पे चल रहा है निफ्टी। बाकी सब एशियन कंट्रीज देखिए आप लोग, काफी नो आपको 14-15 के पी पे मिल जाते हैं, जैसे हम्म। जापान हो या चाइना हो एंड ऑल दैट। तो इसके वजह से फेवरेबल डेस्टिनेशन नहीं है, और यहाँ यही हो रहा है कि जैसे हम लोग ऑल टाइम हाई के पास जाते हैं, यहाँ एक बिकवाली आ जाती है, एफआई खास करके बेचते हैं और वापस नीचे के लेवल पे एंटर करते हैं। तो आई थिंक वी आर स्टिल रेंज बाउंड। और एफआई आई थिंक नो, ये जो दो मे बी जनवरी के बाद अगर रिजल्ट अच्छे आने लगे और कुछ ट्रेड डील हो जाए, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा रुख उनका बदलेगा। अदरवाइज तब तक मुझे लगा है उनकी शॉर्ट पोजीशन जैसे आप बता रहे हो वो ज्यादा ही रहेगी। वो हम्म। आई थिंक ये डेटा हमने काफी टाइम से ये देख ही रहे हैं, वो 10-11% के आसपास घूम ही रहा है उनका लॉन्ग। तो लग रहा है कि टाइम लगेगा एफआई को आने में, और उसके लिए आई थिंक रिजल्ट सीजन चेंज होना चाहिए। अच्छा तपन जी, मैंने कहीं सुना है बाजार में इसी हफ्ते बातचीत सुनने में आई कि शायद मार्च में ट्रेड डील हो सकती है। तरह तरह की बातें चलती है, कभी 21 नवंबर की डेट आ रही थी, अलग अलग डेट्स आती रहती हैं। ये जो मार्च को लेकर आपने भी कुछ सुना है क्या? नहीं देखिए, मैंने तो जैसे आपने सही सुना है, मार्च तो है, लेकिन मुझे इतना तो पता चला कि काफी डिले हो रहा है। हाँ। ये जिस तरह से सोच रहे थे जल्दी होगा, वो हो नहीं रहा है। हाँ, कुछ अच्छे अच्छे ऑप्टिमिस्टिक स्टेटमेंट आ जाते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे उतना मूवमेंट नहीं हो रहा है। और आई थिंक अभी एक सेनेट ने बोला था वहाँ यूएस में कि तो इंडिया इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक। तो वही हो रहा है कि ना काफी लंबे, और इंडिया भी अपने हिसाब से राइट है कि ऐसे कुछ हम लोग उनको दे नहीं सकते। तो अगर देखो फरवरी मार्च जाते हैं, तो प्रॉब्लम यही है कि ये मार्केट थोड़ा और रेंज बाउंड हो जाएगा। और फंडामेंटली मैं बोलूँ ना, तो सही में अभी भी अपने अर्निंग्स नहीं आए ना, दैट इज द मेन क्वेश्चन। सो ठीक है। ट्रेड डील भी नहीं, तो वो सेंटीमेंट अच्छा हो जाता अपना। अच्छा, डॉलर रुपये की जहाँ तक बात है तो कल हमारा रुपया फिर से आप देखेंगे तो रिकॉर्ड लो पर जाकर बंद होता हुआ दिखा है। गुरुवार को डॉलर के मुकाबले 40 पैसे की कमजोरी हमने देखी है रुपए में। कहाँ बुधवार को 89.97 का हमने लेवल देखा था, वो 90.37 पर जाकर सेटल हुआ, और दिन के दौरान तो हमने 90.48 का रिकॉर्ड निचला स्तर भी देखा था इंट्राडे में, और क्लोजिंग हुई है 90 रुपीज़ 37 पैसा के स्तर पर। तपन सर, ये जो रुपए की वीकनेस है, क्या ये एफआईएस को ज़्यादा चिंता में डाल रही है, या फिर एफआईएस की बिकवाली हो रही है, इस वजह से रुपया कमज़ोर हो रहा है? ये चिकन एंड एग वाली स्टोरी बनती जा रही है शायद। असल में दोनों फैक्टर है, और रुपये का वीक होना वो यानी एफआई का ना आना वो भी एक रीजन है, क्योंकि नो जितना वीक करेंगे उनके लिए तो लॉस है। प्लस आरबीआई अभी इंटरवेंट नहीं कर रहे, वो क्लियर कट दिखा है। आप देखो शशिकांत दास जी जब थे तो बहुत ही इंटरवेंट करते थे हम लोग, नो बार बार आके रूपी को बचाते थे। अभी रूपी को बचा नहीं रहे, और रीजन भी है, क्योंकि ये जो ट्रेड का माहौल जो हुआ है, हमारी डील हो नहीं रही है, एक्सपोर्ट को मार पड़ रही है। और अगर एक्सपोर्ट को मार पड़े तो आपको रूपी वीक रखना पड़ेगा, क्योंकि यू कैन नॉट टर्न ऑन, नहीं तो वो सेगमेंट है ना, बहुत ही बड़ा इंपैक्ट आएगा। तो वहां एनपीएस बढ़ जाता है अगर एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम आती है। और आप देखो चाइना, चाइना एक तरह से आई थिंक एजिस से, आई थिंक कितने डिकेड से उन्होंने अपनी करेंसी वीक करके अपना धंधा बढ़ाया है। तो मुझे नहीं लगता कभी भी इंडिया अपना रूपी इतना स्ट्रांग करेगी अगेंस्ट डॉलर, अगर उनको आगे जाके एक्सपोर्ट बढ़ाना हो। तो आई थिंक ये कैलकुलेटेड डिसीजन है आरबीआई के, नाउ दे आर लिविंग इट रूपी अलोन। तो हम देखेंगे ये आई थिंक थोड़ा टाइम रहेगा, रूपी वीक रहेगा, क्योंकि जिस तरह से अभी एक्सपोर्ट का मामला ट्रेड डील जैसे आप बोले मार्च तक जा रहा है, तो वो और खराब संकेत देता है। तो रूपी वीक रहेगा अभी भी, मुझे ऐसा लग रहा है। नमस्कार दोस्तों, होप आपको सेशन अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहते हो कि हम भी आपको हेल्प करें स्टॉक सिलेक्शन में, तो हम आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। हम एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है, और आप www.catappan.in ये वेबसाइट में जाके देखिएगा। यहाँ हमने सब कुछ दिया हुआ है। अगर आप देखें तो एक पोर्टफोलियो बिल्डर कॉम्बो है, जहाँ हम लोग इक्विटी, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, आईपीओ, एसएमई आईपीओ, बॉन्ड्स रिकमेंडेशन, बाय सेल रिकमेंडेशन, वीकली सेशंस होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपका पूरा पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर और प्रॉपर डायरेक्शन में। प्लस पोर्टफोलियो रिव्यू भी होता है, तो आप जरूर जाके देखिएगा। इवन आपको सिर्फ इक्विटी का चाहिए तो इक्विटी का भी पोर्टफोलियो अवेलेबल है, जो आप सिर्फ इक्विटी का चाहिए तो बेटर है आप एक बार जाके देखिए और समझिए। प्लस गाइज, अगर आप चाहते हो कि आप हमारा नेक्स्ट सेशन अटेंड करें
ऐसे सेक्टर रिकमेंडेशन और इवन स्टॉक पिकिंग एक्सरसाइज तो हम उसकी भी लिंक दे देंगे, वो क्लिक करके नेक्स्ट सेशन अटेंड कीजिएगा। चले, डू सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट वेबिनार। थैंक यू। कई सारे ढूंढ लिए और कई सारे देशों से बातचीत चल रही है, एफटीए पर चर्चा चल रही है, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो अफ्रीका हो, बाकी देश हो, चिली वगैरह, काफ़ी सारे देशों के साथ हमारी बातचीत चल भी रही है। मेरे को तो लगता है वो कहते हैं ना कि दिस इज़ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज एक तरह से। हमारे लिए एक दरवाज़ा बंद हुआ, बड़ा दरवाज़ा था बंद हुआ, हमने कई छोटे छोटे दरवाजे खोल लिए हैं या फिर खुलने की हमने तैयारी कर ली है। और ये जो जीएसटी रेट कट हुआ उसमें भी कई बार तपन सर आपसे भी बात हुई है कि मतलब हमें ट्रम्प साहब को इनडायरेक्टली थैंक यू कहना ही चाहिए कि अगर उन्होंने हमारे लिए दिक्कत नहीं पैदा की होती या फिर ये हमारे सामने समस्या नहीं आती तो शायद हम इस तरफ सोचते भी ना या फिर ऐसा फैसला हम नहीं लेते। तो एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। और कल पीयूष गोयल साहब के जो कमेंट्स आए हैं ना ये बातचीत के बाद, वो भी दर्शा रहे हैं कि यूएस इज़ हैप्पी। यूएस के जो यूएसटीआर हैं, जो यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो कह रहे हैं कि उनको खुशी हुई है देख के। हालांकि पीयूष गोयल साहब ने एक चीज़ साफ साफ कही है कि अगर यूएस हैप्पी है यानी कि खुश है तो फिर उनको डॉटेड लाइंस पर साइन करने चाहिए, जैसे वीएलए मैम आप कह रही हैं, तो वैसा कुछ होना चाहिए। हालांकि जो बातचीत रही है ना वो काफ़ी अच्छी रही है, प्रोग्रेस हो रही है, कई राउंड्स की बातचीत हुई है और बातचीत के जो 5 राउंड है वो ऑलरेडी हो चुके हैं। हालांकि इस बार का जो दौरा है जो कल खत्म हुआ है ना, उसको बातचीत का एक राउंड नहीं मानना चाहिए, यानी कि 6 राउंड ऑफ नेगोशिएशन इसे नहीं मानना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि डील तभी होती है जब दोनों पक्षों को फ़ायदा हो। तो एक तरफ वो कह रहे हैं कि यूएस खुश है, यानी कि हम ही खुश नहीं है या फिर ऐसा कुछ है जो हमें नहीं मिल पा रहा है या हम नहीं देना चाहते हैं जिस वजह से डील नहीं हो पा रही है। तो इन बिटवीन द लाइंस पढ़ने की कोशिश करें ना तो शायद रेजिस्टेंस हमारी तरफ से ही है कि हम जो यूएस की मांग है ना उनको पूरा नहीं करने की तरफ अड़े हुए हैं। और यही कारण है कि शायद डील काफ़ी लंबे समय से अटकी हुई है। ये हमारे लिए लॉन्गर टर्म के लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव है। लेकिन हाँ, जो मोदी साहब और ट्रम्प साहब की फ़ोन लाइन पर बातचीत हुई है ना, ये अपने आप में दर्शाती है कि इस चीज़ को लेकर हम कंस्ट्रक्टिवली सही, धीरे धीरे सही लेकिन आगे बढ़ रहे हैं और पॉजिटिव बढ़ रहे हैं। और शायद यही कारण है कि गिफ्ट निफ्टी आज आप देखेंगे तो आपको हरे निशान के साथ गैप अप ओपनिंग होने की जो इंडिकेशंस हैं वो साफ तौर पे दे रहा है। सर, पीयूष गोयल के कमेंट्स पर कोई आपकी राय तपन सर? नहीं, देखिए संदीप जी, इंडिया एक बड़ा कंट्री है और एक बड़ी इकोनॉमी है। यूएस को भी पता है बहुत ही बड़ा मार्केट है और इंडिया को भी पता है हम लोग बहुत बड़े मार्केट, इसलिए हम लोग टाइम ले रहे हैं। और गलती नहीं है, आप देखो ईयू ने, यूरोप ने, यूके ने, सबने बहुत जल्दी डील साइन कर दी क्योंकि उनको पता है कि उनके लिए देने के लिए इतना सब कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास है। तो ये इसलिए यूएस भी शांत है, थोड़ा खींच रहे हैं क्योंकि ये मार्केट इनके लिए बड़ा है। तो वी आर हैव फुल राइट टू नो नेगोशिएट प्रॉपरली, क्योंकि एक बार डील साइन हो गई बाद में आप मुड़क नहीं सकते, बाद में यू हैव टू कंटिन्यू देयर। और वो ये कॉमर्स मिनिस्ट्री जानती है और इसलिए हम लोग टाइम ले रहे हैं। कॉमर्स मिनिस्ट्री कभी देखती नहीं है मार्केट क्या चल रहा है क्या नहीं। एक बार अगर वो नीचे के लेवल पे अगर व्यापारी खुश है तो वो लोग भी खुश है। सो आई थिंक वी आर टेकिंग नाउ, दैट इज गुड। आई थिंक प्रॉपर नेगोशिएट होना ही चाहिए क्योंकि बाद में पछताना पड़े वो भी प्रॉब्लम है। तो आई थिंक, और खास करके एग्रीकल्चर सेक्टर और जहाँ बड़े बड़े इश्यूज है, डेयरी फार्मा, जहाँ हमारे ऑलमोस्ट 60% नो लोग कहते हैं ना कि उसमें डिपेंडेंट है, दैट्स व्हाई वी आर, आई थिंक नेगोशिएशन वो ठीक है उस तरह से। तपन सर, जरा एक बार येस बैंक को लेकर आपकी राय दीजिए। एक न्यूज़ रिपोर्ट के हवाले से खबर आ रही है कि इनकी जो नॉमिनेशन एंड रेम्युनेशन कमेटी है जो कि ज़्यादातर नियुक्तियां करती हैं, उन्होंने बैंक का जो रिटेल बिजनेस के ईडी हैं राजन पेंटल, उनका कार्यकाल बढ़ाने का जो प्रस्ताव है उसको खारिज कर दिया है। अब फरवरी 2026 में उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है और उसके बाद वो अपना पद छोड़ देंगे, ऐसा न्यूज़ रिपोर्ट के हवाले से खबरें निकल के सामने आ रही। दरअसल हुआ क्या है कि बैंक का जो रिटेल बिजनेस की ग्रोथ है ना उसको लेकर काफ़ी कंसर्न्स है, जिसकी वजह से शायद एनआरसी की ओर से ये फैसला लिया गया है कि वो राजन पेंटल को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। एक बात ये हो गई। दूसरी तरफ आपको बता दें कि बैंक के जो अगले एमडी एंड सीईओ है ना उनको लेकर भी क्लैरिटी नहीं है, स्पष्टता नहीं है। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ? क्योंकि एनआरसी ने अभी तक आरबीआई को सीईओ पद के लिए प्रशांत कुमार का जो नाम है उसका रिकमेंडेशन नहीं दिया है, सिफारिश नहीं दी है। तो जो अब लास्ट फैसला है ना वो एसएमबीसी के हाथ में, यानी कि सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन के हाथ में। हालांकि प्रशांत कुमार जी का 5 अप्रैल 2026 तक कार्यकाल है, पिछली बार 6 महीने के लिए उसको बढ़ाया गया था, लेकिन उनका नाम आरबीआई के पास अभी तक नहीं पहुंचा है। तो एमडी एंड सीईओ को लेकर भी जो स्पष्टता है वो फिलहाल नहीं देखने को मिल रही है। एसएमबीसी का से बड़ा है, अब वो मेजॉरिटी होल्डर हैं, 2 नॉमिनी डायरेक्टर्स भी हैं उनके बोर्ड में, तो फैसला तो आखिरकार अब एसएमबीसी के हाथ में है। तो एक तरफ सर रिटेल बिजनेस के ईडी और दूसरी तरफ जो बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं, दोनों को लेकर जो क्लैरिटी है वो सामने नहीं आ रही है। तो येस बैंक में आज किस तरह का रिएक्शन आप देखते हैं?
नहीं देखिए, थोड़ा नेगेटिव रहेगा। और जैसे ये नया मैनेजमेंट आया, अब नया मैनेजमेंट किस तरह से आगे बदलाव लाएगा उस पर बहुत कुछ डिपेंडेंट है। अगर एक तरह से अच्छी खासी मूवमेंट यस बैंक में आई थी, आप देखें तो अभी, लेकिन उनमें कुछ अभी भी प्रॉब्लम है, जैसे नेट इंटरेस्ट मार्जिन पीयर से काफी कम है। रिटेल बिजनेस में काफी कंपटीशन है, तो उसके वजह से वहां भी उनको प्रॉब्लम हो रही है। कॉस्ट टू इनकम अभी एलिवेटेड है, लेकिन आगे जाके मुझे लग रहा है कि ये नए मैनेजमेंट की वजह से नेट इंटरेस्ट में स्टेबल होगा, और क्रेडिट ग्रोथ आई थिंक 12 14 15% से आई थिंक ग्रो होना चाहिए। कैपिटल एडिक्वेसी अभी रेगुलेटरी से काफी अभाव है, तो वो अभी एक टेंशन है। एसेट क्वालिटी की जो पहले इशू थी वो काफी हद तक रिजॉल्व हुई है। मुझे लग रहा है एक ट्रांजिशन पीरियड में यस बैंक जा रहा है। 1 2 क्वार्टर और आई थिंक ऐसा लगेगा कि यहाँ घूमेगा, यहाँ थोड़ा रेंज बाउंड रहेगा, लेकिन ओवरऑल आई थिंक आगे के पोजीशन में थोड़ा पॉजिटिव। तो ये स्टॉक अगर आपको 19 या 20 के आसपास मिले, यानी 10% के नीचे, 10 15%, तब आप थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक आई एम मच मोर पॉजिटिव। तो 1 2 क्वार्टर में रिजल्ट सही आए, देन आई थिंक इट विल बी अ लॉन्ग टर्म प्ले फ्रॉम हियर। तपन सर, आपका व्यू पीएसयू बैंकों पर, जिस तरह का रनअप हम ऑलरेडी देख चुके हैं? पीएसयू बैंक पे मैं काफी पॉजिटिव हूँ। अगर अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देखें, तो आई थिंक लास्ट टाइम भी अच्छे थे और इस क्वार्टर में भी मुझे अच्छे लगे, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट कट होता है तो पीएसयू बैंक्स में काफी फायदा होता है। उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन सुधरता है, इनका क्रेडिट ग्रोथ भी मुझे लग रहा है कि डबल डिजिट ग्रोथ होगा, 15 से 20% का। तो आपको यहाँ अब, और एसेट क्वालिटी भी देखो काफी मेंटेन है। ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म की मैं बात नहीं कर पाऊंगा, 10 15% ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आई एम वेरी मच बुलिश, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जो प्राइवेट बैंक और पीएसयू बैंक के बीच में जो वैल्यूएशन गैप है, अगर आप पीएसयू बैंक देखें तो ऑलमोस्ट 1 के प्राइस टू बुक वैल्यू पे चल रहे हैं, और प्राइवेट बैंक देखो तो अराउंड 2 2.5। वो अभी श्रिंक हो रहा है धीरे धीरे। और यहाँ से मुझे लग रहा है कि पीएसयू बैंक में गिव यू अ बेटर लेग्स फॉर नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स। तो यस, अगर ये डीप में आते हैं तो ऑफकोर्स नो वन कैन बाय। इसमें एसबीआई है, अगर 10 15% नीचे में या बॉब हो, पीएनबी हो, आई थिंक कैनेरा, आई थिंक ये अच्छे स्टॉक्स है जो आप एंटर कर सकते हैं। एसबीआई, बॉब, कैनरा, ये अच्छे पीएसयू नेम्स हैं जहां पे आप अभी भी एंट्री करके चल सकते हैं। हुनासा कंज्यूमर पर तपन सर, आपका क्या व्यू है? कल खबर ये आई है कि इन्होंने बीटीएम वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड यानी कि बीवीपीएल का अधिग्रहण किया है। ये वही कंपनी है जिसके पास एक पर्सनल केयर ब्रांड है, रेगिनाल्ड मेन, जिसका मालिकाना अधिकार है। तो ये हुनासा कंज्यूमर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है सर? नहीं देखिए, इतना बड़ा तो नहीं होगा। होपफुली देखते हैं यहाँ से, क्योंकि वो क्वार्टरली रिजल्ट से पता चल गया, क्योंकि यहाँ थोड़ा पुल बैक तो आएगा, लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो उनका जो जिस तरह से मॉडल, बिजनेस मॉडल, वो अभी भी ठीक ठाक नहीं हुआ है। अभी भी थोड़े इश्यूज है, और काफी कंपटीशन बढ़ चुका है, और ना वो लोग कर रहे एड स्पेंड एंड ऑल दैट, वो प्रेशराइज कर रहे हैं नो प्रॉफिट में भी, और इंटरनेशनल स्केल अप भी धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन यहाँ से जो मुझे एफएमसीजी सेगमेंट है और ब्यूटी सेगमेंट खास करके 15 20% से ग्रो होगा, लेकिन आई थिंक होना सा उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा है, और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन धीरे धीरे इंप्रूव होनी चाहिए। तो लेकिन आई थिंक ये स्टॉक में जाइए, लेकिन आई थिंक डीप में जाइए, तुरंत इस लेवल पे तो मैं ना बोलूंगा। स्टॉक बुरा नहीं है, स्टॉक अच्छा ही है। तो इस तरह से अगर आप लेवल्स को फॉलो कर सकते हैं तो आप ज़रूर स्विंग ट्रेड के लिए टाटा पावर में पोजीशन बना के चल सकते हैं, और थोड़ा लंबा रखेंगे तो 445 तक के लेवल्स भी इस स्टॉक में आपको दिख सकते हैं। तपन सर, एक बार वेदांता को देखिए। वेदांता में कल खबर आई थी कि ये 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश कर रहे हैं राजस्थान में, जितने भी सेगमेंट्स हैं उसमें अपनी कैपेसिटी को दोगुना करने के लिए। अब खबर ये आ गई है कि कुछ क्रिटिकल मिनरल ऑक्शंस में इनको बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक गंजना, निकल, क्रोमियम और पीजी ब्लॉक इसके लिए इन्होंने एक सफल बोली सबमिट करी है। और इससे होगा क्या कि इनका जो क्रिटिकल मिनरल पोर्टफोलियो है वो और मजबूत होता हुआ नज़र आएगा। तो ये जो ऑक्शन हुआ था ट्रांस 3 के तहत क्रिटिकल मिनरल्स के, उसमें इनको ये सफलता हाथ लगी है। सर, ये वेदांता के लिए कितना पॉजिटिव है? हालांकि इनका जो डीमर्जर वाला प्रोसेस है वो अटका हुआ है एनसीएलटी के सामने। इस स्टॉक को लेकर आपका व्यू क्या है सर? देखो, ये स्टॉक पे तो मेरी एक ही राय है कि जो हम लोग खेल, अगर किसी को इन्वेस्ट भी करना है वो डीमर्जर के लिए करे, क्योंकि डीमर्जर एक बड़ा वैल्यू अनलॉकिंग हो सकता है इस कंपनी के लिए। क्योंकि अगर आप देखें तो नो काफी हद तक ये प्रोसेस पेंडिंग है, और यहाँ अभी अभी क्या हो रहा है कि अभी जो मेटल साइकिल में जो एक बूम है वो एक्चुअली वेदांता को सपोर्ट कर रहा है। और डेट रिडक्शन आगे जाके कितना होगा वो एक देखना पड़ेगा, लेकिन वो भी एक बड़ा कैटेलिस्ट हो सकता है। और बेस मेटल की जो डिमांड है धीरे धीरे रह रही है, अगर डोमेस्टिक डिमांड भी देखे तो एक अच्छी खासी अक्रॉस द थिंग। लेकिन जो डीमर्जर का है वो एक एक गेम चेंजर हो सकता है, और आई थिंक अगर किसी को इन्वेस्ट कर तो वो पकड़ के ही रखे, मेरे हिसाब से होगा। आई डोंट नो कब होगा, 1 2 महीने में या 3 महीने में, लेकिन आई थिंक अभी किसी के पास है तो होल्ड करके रखे।
इस लेवल पे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा नीचे आए तो कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक डीमर्जर विल बी अ गेम चेंजर फॉर देम। एनबीसीसी को लेकर तपन सर आपका क्या व्यू है? इस कंपनी को ऑलमोस्ट 290 करोड़ रुपए के आसपास के ऑर्डर्स मिले हैं, जिसमें नालको से इनको 255 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है। नालको नालको का जो ऑफिस है, इनके जो टाउनशिप है, उसमें जो अलग अलग सिविल, इलेक्ट्रिकल, वाटर सप्लाई से जुड़े हुए काम हैं वो इसमें शामिल हैं। हॉर्टिकल्चर, आरसीसी स्ट्रक्चर के निर्माण और रिपेयर, पुरानी बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है उसकी डीमॉडलिंग और जो अन्य काम है वो इसमें शामिल हैं। तो इस तरह से सर जो बड़े ऑर्डर्स मिले हैं एनबीसीसी को, इसमें सेल का जो बोकारो वाला एक प्रोजेक्ट है वो भी शामिल है इसमें। तो एनबीसीसी के लिए सर ये बड़ा हो सकता है, ये भी काफ़ी समय से एक रेंज में ही अटका हुआ है। देखिए एमबीसीसी में ऑफ कोर्स मैं पॉजिटिव, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम एमबीसीसी का है वो है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का बहुत डिले होता है, और अगर आप देखो तो थोड़े मार्जिन भी जो अभी आए तो काफी लो होते हैं एस्टिमेट से, और कभी काफी जो प्रोजेक्ट्स आते हैं ना वो लो मार्जिन के हैं, इस वो एक प्रॉब्लम है। तो ये जब डिले होता है ना तो उनका वर्किंग कैपिटल साइकिल में प्रॉब्लम आ जाती है, और उसके लिए जो इंटरेस्ट कॉस्ट का इशू आता है। लेकिन आई थिंक आगे जाके गवर्नमेंट कैपेक्स काफी स्ट्रांग है, और जो इंफ्रा ईपीसी है ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 14% 15% से ग्रो होगा। तो आई थिंक इनको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, अगर आप देखो ऑर्डर बुक भी बहुत बड़ा है। अगर ये अपना एग्जीक्यूशन ठीक है ना, आई थिंक ये कंपनी बहुत आगे जाएगी। अभी जो मार्केट को पसंद नहीं आ रहा है वो है एग्जीक्यूशन। आई थिंक वो बोल रहे मैनेजमेंट के आगे जाके काम करेंगे, लेकिन आई थिंक ये लेवल पे मैं पॉजिटिव स्टॉक पे, तो इवन इस लेवल पे भी आप थोड़ा लॉन्ग टर्म रखना पड़ेगा, इसको शॉर्ट टर्म नहीं होगा। अगर आप 2 साल तक वेट करो तो आई थिंक ये ठीक ठाक रिटर्न यहाँ से भी देगा। कंपनी अच्छी है, ऑर्डर अच्छे है, बस एग्जीक्यूशन ठीक होना चाहिए। ओके सर, एक सांघवी मूवर्स देखिए तपन सर, आप इन खबर ये आई कि इन्होंने एस के साथ एक अहम एमओयू साइन किया है। लंबी अवधि के जो कॉर्पोरेट विजन है एलिवेट 2030, उसको ये जो साझेदारी है वो आगे बढ़ाती हुई नजर आएगी। वैसे भी देखिए सांघवी मूवर्स भारत की और एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी क्रेन रेंटल कंपनी है। तो इस करार के बाद क्या सर सांघवी मूवर्स के लिए और स्थिति बेहतर हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी? नहीं, करार तो अच्छा है, और लेकिन ये स्टॉक ना काफी टाइम से बहुत गिर रहा है, ऑलमोस्ट 60% अपने टॉप से गिर चुका है। और अगर आप रिजल्ट भी देखें तो रिजल्ट नो कंपैरेटिवली क्वार्टर टू क्वार्टर ठीक है, लेकिन लास्ट क्वार्टर थोड़ा खराब था। आगे जाके ऑफकोर्स डिमांड काफी है, और क्रेन रेंटल की डिमांड काफी स्ट्रांग रहेगी 2 साल तक। लेकिन जो इनकी दिक्कत है ना कि वो कुछ स्पेसिफिक कस्टमर है, वहाँ कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है, और फिक्स कॉस्ट ऑपरेटिंग मॉडल है, तो वो एक थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। ऑर्डर पाइपलाइन की विजिबिलिटी अच्छी है, और पेड ग्रोथ भी मॉडेस्ट रहेगा। तो यस, अगर अगर किसी को देखना है तो इस लेवल पे थोड़ा थोड़ा एसआईपी मैनर पे बाय कीजिए आप, और थोड़ा लॉन्ग टर्म रखना पड़ेगा, लेकिन ये आई थिंक ऊपर के लेवल पे जाएगा बाद में। ठीक है। चलिए इस बीच आपको बता दें कि बाजार में जैसा इंडिकेट कर रहा था गिफ्ट निफ्टी की 100 पॉइंट के आसपास की मजबूती के साथ शुरुआत हो सकती है। 72 पॉइंट के गेंस फिलहाल आपको निफ्टी में नजर आएंगे, और 200 पॉइंट से ज़्यादा की बढ़त के साथ सेंसेक्स में भी कारोबार की शुरुआत हुई है, और लगभग 200 पॉइंट की जो बढ़त है वो आपको बैंक निफ्टी में भी फिलहाल देखने को मिलेगी। तो 1/4% से ज़्यादा की मजबूती के साथ इंडियन मार्केट्स में आज के सेशन में हमने देखा है शुरुआत बनती हुई दिखी है। केवल इस बिना पर कि यूएस और इंडिया के बीच में जो ट्रेड डील को लेकर बातचीत हुई है कल, वो कंस्ट्रक्टिव हुई है। उसके बाद मोदी साहब और ट्रंप साहब की एक फ़ोन लाइन पर बातचीत भी हुई है, और वो भी यही इंडिकेट कर रहे हैं कि शायद हम बहुत जल्द बीटीए की तरफ बढ़ सकते हैं। जो पहला चरण है वो शायद बहुत जल्द होता हुआ नज़र आ सकता है। तो इसी वजह से हम देख रहे हैं कि कल की मजबूती के बाद इंडियन मार्केट्स में आज फिर से मजबूती के साथ ही कारोबार की शुरुआत देखने को मिली है। कुछ स्टॉक्स जो कि ज़्यादा लाइमलाइट में या फिर ज़्यादा फोकस में आपको दिखेंगे आज के सेशन में, उनके ऊपर थोड़ा बातचीत करने की कोशिश करेंगे या फिर उनको आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। इसमें अगर आप देखेंगे कुछ ट्रेड डील से जुड़े हुए स्टॉक्स वो भी फोकस में रहेंगे, और कुछ मेटल साइड के जो आइडियाज़ हैं वो आज भी एक्टिव हैं। जैसे हमने कल देखा था आईटी, ऑटो और मेटल स्टॉक्स कल काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में रहते हुए देखे थे। कल हमने ईएमएस शेयरों में भी काफ़ी अच्छे रुझान देखे थे। आज भी देखेंगे तो केन्स टेक्नोलॉजीज में 2.75%, 3% की मजबूती के साथ कारोबार की शुरुआत हुई है। ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स 4%, ये भी मजबूत है। हिंदुस्तान जिंक एक स्टॉक है, तपन सर इसके बारे में आपका व्यू मुझे बताइएगा। सिल्वर जिस तरह से नए रिकॉर्ड हाइज बना रही है ना ग्लोबल मार्केट्स में भी और इंडियन मार्केट में भी, तो उसका इंपैक्ट हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान जिंक में अब डिसाइसिवली 500 के ऊपर के जो लेवल्स हैं वो सस्टेन करते हुए दिख रहे हैं। तो 536 के आसपास सर हिंदुस्तान जिंक कैसा लग रहा है आपको? देखिए हिंदुस्तान जिंक ऑफकोर्स स्टॉक तो अच्छा है, और जिस तरह से गोल्ड और सिल्वर में तेजी है नो, आई थिंक ये सपोर्ट करेगा इसको। और ऑफकोर्स ये मेटल का एक अच्छा खासा साइकिल चल रहा है, लेकिन वन हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये मेटल है, साइकिल चेंज हो सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है 1-2 क्वार्टर आई थिंक और इनके लिए अच्छा रहेगा। जिंक डिमांड अगर आप देखें तो 5-6% से बढ़ रही है,
और आगे जाके कोई वॉल्यूम भी स्टेबलाइज होंगे। द ओनली थिंग इज के नो आपको वो देखना पड़ेगा कि किस तरह से वैल्यूएशन जा रहा है। थोड़ा डिविडेंड के रीजन से आई थिंक ये डिमांड में रहेगा स्टॉक। तो मेरे एंड से अभी भी किसी के पास है तो होल्ड कीजिए। आई थिंक 1 or 2 1 क्वार्टर एटलीस्ट विल बी गुड, लेकिन फिर हमें वापस रिव्यू करना पड़ेगा। तपन सर, मैंने तो कहीं किन्हीं एक्सपर्ट से बातचीत हुई है फंडामेंटल बेसिस पर कुछ राइडर्स के साथ, कुछ कंडीशंस के साथ, अगर जैसे कोई राहत पैकेज आ जाता है, एजीआर की जो रकम है वो माफ़ हो जाती है, तो मैंने तो सर 30-35 रुपए तक के लेवल्स की भी बातचीत सुनी है। आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं? नहीं नहीं, मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि देखिए कितना भी एग्जम्पशन आ जाए, एजीआर ड्यूज है जो भी हो, एट द एंड ऑफ द डे आपका रेवेन्यू बढ़ना चाहिए। वो कस्टमर हर महीने लॉस कर रहे हैं एयरटेल और जियो के सामने, तो कहाँ से रेवेन्यू बढ़ेगा इनका। आरपू देखिए, आरपू अराउंड 170 है। आप जियो का देखें 120 के आसपास है, एयरटेल का 153। दे हैव टू इंक्रीज आरपू। आरपू कैसे बढ़ेगा? आरपू यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, वो बढ़ेगा जब आप 5G स्पेक्ट्रम डालोगे। 5G स्पेक्ट्रम डालना है तो पैसे कहाँ से आएंगे? उनके लिए उनको फंडिंग चाहिए। तो देखिए बहुत सारी चीजें आती, पूरा विशेष सर्कल है। 2 लाख की लायबिलिटी बैठी हुई है बैलेंस शीट में, तो पता नहीं कैसे 30 जाएगा। स्पेकुलेशन हो तो बात अलग है, लेकिन फंडामेंटली तो मुझे दिखता नहीं इतना जाएगा। नमस्कार दोस्तों, होप आपको सेशन अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहते हो कि हम भी आपको हेल्प करें स्टॉक सिलेक्शन में, तो हम आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। हम एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है, और आप www.catapan.in ये वेबसाइट में जाके देखिएगा। यहाँ हमने सब कुछ दिया हुआ है। अगर आप देखें तो एक पोर्टफोलियो बिल्डर कॉम्बो है, जहाँ हम लोग इक्विटी, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, आईपीओ, एसएमई आईपीओ, बॉन्ड्स रिकमेंडेशन, बाय सेल रिकमेंडेशन, वीकली सेशंस होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपका पूरा पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर और प्रॉपर डायरेक्शन में। प्लस पोर्टफोलियो रिव्यू भी होता है, तो आप जरूर जाके देखिएगा। इवन आपको सिर्फ इक्विटी का चाहिए तो इक्विटी का भी पोर्टफोलियो अवेलेबल है। जो आप सिर्फ इक्विटी का चाहिए तो बेटर है आप एक बार जाके देखिए और समझिए। प्लस गाइस, अगर आप चाहते हो कि आप हमारा नेक्स्ट सेशन अटेंड करें ऐसे सेक्टर रिकमेंडेशन और इवन स्टॉक पिकिंग एक्सरसाइज, तो हम उसकी भी लिंक दे देंगे। वो क्लिक करके नेक्स्ट सेशन अटेंड कीजिएगा। चलिए, डू सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट वेबिनार। थैंक यू। अब आप फंडामेंटली स्टॉक को ट्रैक करते हैं सर। एक समय वेदांता का नाम आ रहा था कि वो जेपी एसोसिएट्स को खरीद सकते हैं, जो कि इसकी पेरेंट कंपनी है। वो इसमें कुछ 24% के आसपास आई थिंक होल्ड करते हैं। तो अगर उसका एक्विजिशन हो जाता है, जैसा एक्सपेक्टेड भी है कि अदानी ग्रुप की जो बोली है उसको कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने ज़्यादा तवज्जो, ज़्यादा तरजीह दी है एज़ कम्पेयर टू वेदांता वाली ऊंची बोली जो थी। तो अगर ऐसा हो जाता है सर, उस सिनारियो में हाइपोथेटिकली पूछ रहा हूँ आपसे, जेपी पावर में क्या सर अपसाइड की गुंजाइश बनती है? जैसा हमने देखा भी था सर उस दिन जब खबर आई थी कि अदानी वाली बोली एक्सेप्ट हो जाएगी, स्टॉक उस समय 21-22 तक भी चला गया था। नहीं, देखिए ये तो पूरा वो न्यूज़ पे ही चल रहा है, और कुछ फंडामेंटली तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें, क्योंकि इसके कुछ खास करके अगर आप रेवेन्यू देखें, प्रॉफिटेबिलिटी देखें, तो उस तरह का कुछ है नहीं। द ओनली थिंग इज के यहाँ से क्या ये अदानी एक्वायर करे कि वो हमें और आपको पता नहीं, लेकिन आई थिंक बातें चल रही है तो उसके वजह से लाइमलाइट में। और मैं एग्री करता हूँ, अगर वो होता है तो ये ऑफकोर्स स्टॉक भागेगा, लेकिन वो बहुत ही कंडीशनल है। यानी कहते हैं ना, ये 50-50 चांसेस है, तो किसी को रिस्क टेकिंग एबिलिटी तो ही लीजिए। अदरवाइज फंडामेंटली तो मुझे स्टॉक में कुछ खास नहीं दिख रहा है, क्योंकि बाद में वो एक्वायर हो जाएगा और बाद में बहुत सारी चीजें चेंज होती है, तो अभी से पता नहीं चलता है। सिर्फ न्यूज बेस पे अगर किसी को बाय करना है और गैम्बल करना है तो कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है तपन सर। फंडामेंटली मैं आपसे राय पूछना चाह रहा हूँ। अब ओला इलेक्ट्रिक में ना सवाल भी पूछना हो तो ऐसा डर सा लगता है कि पता नहीं कोई क्या बोलेगा, क्योंकि 36 रुपये के आसपास आ गया। लेकिन सर मैं क्यों सवाल पूछ रहा हूँ ना, टेम्प्ट क्यों हो रहा हूँ सवाल पूछने के लिए, इसमें वॉल्यूम एक्टिविटी जो दिख रही है ना, 44 लाख शेयरों का वॉल्यूम हो चुका है। मैंने ये डेलिबरेटली सर ये जो 50 रुपये के आसपास या 100 रुपये के नीचे वाले जो स्टॉक्स हैं ना उनके ऊपर बातचीत करी, क्योंकि इनमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा दिख रहा है। मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या सर 36 रुपये के आसपास ओला इलेक्ट्रिक में एक्यूमुलेशन हो रहा है? नहीं, देखिए ओला इलेक्ट्रिक 36 रुपये में ऑफकोर्स वैल्यूएशन थोड़ा टेम्पटिंग हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कल आई थिंक कल मैंने न्यूज़ सुनी थी कि भाई उनका एक रेटिंग और CCC- या कुछ ऐसा चला गया है। देखो भावेश कुमार ने लास्ट टाइम पे जो उन्होंने बोला था कि नो BESS पे वो लोग जा रहे हैं और उसके पे बड़ा बैट लगा रहे हैं। अब वो अपना बिजनेस थोड़ा डाइवर्ट भी कर रहे हैं कि वहां से कहीं से मार्जिन मिल जाए, क्योंकि उनका जो ईवी का सेगमेंट है हीरो होंडा या टीवीएस के सामने ना बहुत, या एथर भी आप देखो बहुत आगे निकल गया। उनका उनका मॉडल्स बिक नहीं रहे, एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। उनका नेटवर्क बड़ा है और जो आप देखो कंटिन्यूअसली EBITDA बड़ा लॉसेज है कंपेरेटिवली, और कैश बन कर रहे। तो फंडामेंटल बहुत वीक हो चुका है। जो अभी 50 तक गए थे वो ऐसा था कि ना उनकी गाइडेंस की वजह से गए थे, लेकिन अभी गाइडेंस अगर होता नहीं है
फॉलो, तो फिर इस स्टॉक में प्रॉब्लम आएगी। तो टेम्पटिंग लग रहा है, लेकिन अगर रेवेन्यू नीचे होगा तो ये स्टॉक नीचे ही रहेगा। तो मैं आई थिंक अभी वेट करूंगा, मैं इतना बैट नहीं करूंगा। और अब जो बीएसएस की वो बात भी करे, उसके लिए कैपिटल कहाँ से आएगा? ऑलरेडी इतना कैश बर्न करे तो कहाँ से आएगा? तो आई एम लिटिल बिट नेगेटिव ऑन दिस स्टॉक नाउ, प्लस रेटिंग भी नेगेटिव हो गई, तो बेटर है तो अवॉइड कीजिए इसको। मतलब फंडामेंटली आप कह रहे हैं कि वैल्यू नहीं है 36 रुपए पर भी? नहीं, वैल्यू 36 रुपए है, पर सर वो बहुत रिस्की है। अभी अभी जैसे हमने जेपी फाड़ बोला वैसे जाता जा रहा है ये, क्योंकि चल गया तो चल गया, लेकिन अगर मुझे स्कोप भी दिखना चाहिए, उस तरह का स्कोप दिख नहीं रहा है कि इतना से बढ़ेगा, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। नहीं, इसमें ना ये पूछना कि ये तब तक आ जाएगा तो एक तरह से प्रेडिक्ट करने वाली बात हो जाती है, लेकिन इसमें ना पूछना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप बोल रही हैं कि आपको 290 और 350 चार्ट पे दिख रहा है या फिर लेवल आता हुआ दिख रहा है ना, उसमें ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप किस टाइम फ्रेम के साथ इस चीज़ को रिकमेंड कर रही हैं। तो उस लिहाज से इतना टाइम फ्रेम कम से कम आपको देना है। अगर आप उतना होल्ड कर सकते हैं या उतना नज़रिए लेके चल सकते हैं तो ही आपके लिए ये ट्रेड है, इसलिए ये पूछा जाता है। वरना ये नहीं होता है कि हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि इतने दिनों में ये ट्रेड आ जाएगा या फिर ये टारगेट्स अचीव हो जाएंगे। तो वो जो व्यू है, जो नज़रिया है, कितना आपको होल्ड करना है ना, वो भी आपको साथ में पता होना चाहिए, स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ, और किस लेवल पे आपको एंटर करना है। तो कई सारे स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं, इसीलिए बार बार समय पूछा जाता है कब तक आ जाएगा, कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप जो ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं उसमें आपको समय कितना देना है। तो चलिए, बाजार ऊपर ट्रेड कर रहा है आज। अब गेंस देखिए बढ़ते जा रहे हैं। अब हम 135 पॉइंट ऊपर आ गए। जब मैंने अभी लास्ट बात की थी तो 115 पॉइंट के गेंस से, तो एकदम से ही आप देखिए निफ्टी में एक स्पाइक आया। 20-25 पॉइंट हमने पिछले 1-2 मिनटों में ही कवर किए हैं, और सेंसेक्स देखिए 450 पॉइंट ऊपर हो गया, और निफ्टी बैंक जो 200 पॉइंट ऊपर था वो 300 पॉइंट हो गया। तो ये जो लास्ट 1-2 मिनट की रैली है ना, आई थिंक उसमें बैंकों का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। तो कुछ बैंक्स उसमें एक बार एचडीएफसी बैंक दिखाइए, क्या उसकी ओर से ज़्यादा सपोर्ट है, या फिर आईसीआईसीआई बैंक जिनके वेटेज ज़्यादा हैं उनमें ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है, ये थोड़ा समझने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच मैं देख रहा हूँ कि जीएमडीसी, एचडीएफसी बैंक में तो मूव है ही है, 1000 रुपये के ऊपर है जीएमडीसी। तपन सर, एक बार जीएमडीसी देखिए, एकाएक 6% के आसपास का स्पाइक दिख रहा है आज जीएमडीसी में। 500 के नीचे, क्या सर ये वैल्यू बाय है? जब भी 500 के नीचे जाता है तो अच्छा बाइंग इंटरेस्ट दिखता है इसमें। देखिए, जीएमडीसी जैसे हमें भी पता है कि रेयर अर्थ मटेरियल की वजह से ना एक अच्छा खासा मूवमेंट आया है, और ऑफ कोर्स इसमें बहुत ही बड़ा फोकस है। 2-3 साल में इनका प्रोडक्शन भी चलूंगा, 1-2 साल में, अभी नहीं होगा। लेकिन जो गवर्नमेंट जिस तरह से जा रही हो, जिस तरह से चाइना के साथ अपना माहौल है, आई थिंक ये इसको सबसे बड़ा फैक्टर है। इसके यही फैक्टर की वजह से आई थिंक ये स्टॉक पे काफी तेजी है, और मुझे लग रहा है कि 2 साल में आई थिंक ये अच्छा खासा ना प्रोडक्शन भी होगा। तो लेकिन मार्केट पहले से इसको फैक्टरिंग करता है, तो अभी क्या हो रहा है कि अभी उसके वजह से बढ़ रहा है, लेकिन थोड़ा वैल्यूएशन भी थोड़ा अप जा रहा है धीरे धीरे। अभी मुझे नहीं लगा 1 साल में प्रॉफिटेबिलिटी में इतनी चेंज आएगी, तो इसमें थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी। लेकिन यस, आई एम क्वाइट पॉजिटिव ऑन दिस स्टॉक, और डिमांड भी यहाँ से स्टेडी है। तो अगर ये किसी को बाय करना है तो आप बाय ऑन डीप स्टॉक या तो एसआईपी मैनर में बाय करें। आई थिंक ये लॉन्ग टर्म में आपको एक ठीक ठाक रिटर्न देके जाएगा, क्योंकि रेयर अर्थ मटेरियल में आई थिंक यही एक कंपनी है जो फोकस में रहेगी। तपन सर, एक बार टेस्टी बाइट को देखिए, अगर आप फंडामेंटली ट्रैक करते हो। जगवंदन जी का सवाल है, इनका व्यू है सर 5-6 साल के लिए, 11,160 रुपये का लिया हुआ इन्होंने, 30 शेयर इनके पास हैं। पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, एट विच लेवल एवरेज कैन बी डन। सर 11,000 रुपये के ऊपर लिया हुआ 8,000 के आसपास आ गया, ये एवरेज करना चाहिए अगर आप इसको फंडामेंटली ट्रैक करते हैं। इनके पास समय की कमी नहीं है सर, 5 से 6 साल ही होल्ड कर सकते हैं। देखिए यार, इसका इसका प्रॉब्लम ये है कि फाइनेंशियल्स इतने अच्छे नहीं है। अगर आप देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अगर देखें तो पिछले 1-2 क्वार्टर से ना रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं आ रहे हैं। लेकिन आई थिंक अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखूँ तो हाँ, वहाँ भी बहुत ही बड़ा ड्रॉप है। अब देखिए, ये एफएमसीजी में है, और यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि कंपटीशन अगर आती है, और जिस तरह से वो काफ़ी ब्रांड यूनाइटेड से यूएस से सब जगह है, मुझे ये 67 पे ये स्टॉक थोड़ा अभी भी महंगा लग रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रही है। तो आई थिंक यहाँ से, क्योंकि उन्होंने ऊपर के लेवल पे लिया है, मेरे हिसाब से ना अभी एवरेज मत किए, थोड़ा उसको स्टेबल होने दीजिए। ये एक क्वार्टर राह देखिए, क्योंकि अभी भी मुझे फंडामेंटली ये महंगा लग रहा है, और स्कोप अभी इतना दिख नहीं रहा है। तो आई विल नॉट टेल हिम टू एवरेज इट, जस्ट वेट फॉर 1 और 2 क्वार्टर। अगर नहीं आता है देन ही शुड एक्सिट। ठीक है। अच्छा तपन सर, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पर आपका क्या व्यू है? नितेश सारंगी जी हमारे एक प्राइम मेंबर है, पूछ रहे हैं कि मेरे पास एटीजीएल 617 पर रखा है, और अदानी पोर्ट्स की खरीद सर इनकी 1440 रुपये की है। व्यू क्या है, शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म मुझे पता नहीं, इन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन आपसे राय मांग रहे हैं सर। एटीजीएल 617, अदानी पोर्ट्स 1440 पर ले रखा है इन्होंने।
ऑफ कोर्स अदानी को पोर्ट सॉरी अदानी ग्रुप की बात है, काफी अच्छा डीलीवरेज हुआ है। और नो अभी देखे तो पिछले 1-2 साल में उनका फंडिंग स्फीयर भी चालू हुआ है और काफी एक्सपेंशन प्लान है। जो बड़ी मुसीबत थी जो हिंडलबर्ग का, वो सब अभी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का वो डिसीजन भी आ गया है। एक आध जो केस चल रहा है यूएस में अदानी ग्रीन के सामने, वो भी आई थिंक कहीं ना कहीं सेटल हो जाएगा। तो यस, आई एम वेरी मच पॉजिटिव इन अदानी ग्रुप स्टॉक, क्योंकि जिस तरह से ये स्टॉक गिरे तो अभी धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं। हाँ, लेकिन थोड़ा वैल्यूएशन देखना पड़ेगा, लेकिन आई थिंक काफी हद तक ठीक ठाक लग रहे हैं। अगर जो लास्ट क्वार्टर रिजल्ट में सभी के देखो अच्छे थे। अब स्पेसिफिकली जो इन्होंने कंपनी ली है अदानी पोर्ट, ऑफ कोर्स अदानी पोर्ट तो नंबर वन है। अगर आप पूछे कि अदानी में कौन सा सबसे अच्छा स्टॉक है, तो अदानी पोर्ट है, अदानी पावर है। ये अदानी पोर्ट देखे तो आप जिस तरह से रिजल्ट्स आ रहे हो, जिस तरह से उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है पोर्ट में, तो ऑफ कोर्स ये तो होल्ड करके रखे लंबे समय तक। एटीजेल अदानी टोटल गैस में अभी भी थोड़े इशू चल रहे हैं, उसमें काफी हद तक गैस प्राइसिंग पे डिपेंडेंट होता है और उसमें वॉलेटिलिटी भी रहेगी। ऑफ कोर्स वहां भी कुछ इशू रिजॉल्व हुए, लेकिन इफ ही वांट्स नो ही कैन मूव आउट फ्रॉम अदानी टोटल गैस टू अदानी पावर। वहां वैल्यूएशन का कंफर्ट ज्यादा है, तो आई गो फॉर अदानी पोर्ट एंड अदानी पावर। इफ ही वांट्स, वहां आप इन्वेस्ट करें तो बेटर रहेगा। तो 1440 पे अदानी पोर्ट्स लिया हुआ, उसमें ये बने रहे और अदानी टोटल से निकल के अदानी पावर में शिफ्ट हो जाना चाहिए। आई थिंक या 142 से 145 के आसपास अभी है। एक बार अदानी पावर भी दिखा दीजिए किन लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है सर। अदानी पावर पे आपका कोई टारगेट? अदानी पावर यहाँ से 25% मेरे को साल का रिटर्न लग रहा है, 20-25% साल का। तो 485 के आसपास कॉनकॉर में ज़्यादा कंफर्टेबल होंगी खरीदारी के लिहाज से, और कम से कम आपको 2 क्वार्टर्स का 6 महीने का व्यू लेके चलना है। अगर आप इतना नज़रिया और इन लेवल्स के साथ साथ कामकाज कर सकते हैं तो ज़रूर कॉनकॉर में सौरभ जी आप खरीदारी करके चल सकते हैं, लेकिन एज क्लोज टू 485 एज पॉसिबल। तपन सर, बैंक ऑफ इंडिया और टाटा टेक, इस पर आपका क्या व्यू है? मनमोहन जी पूछ रहे हैं, मैंने आपसे पीएसयू बैंकों की जब बात पूछी थी तो आपने एसबीआई, बॉब, कैनरा की बात करी थी। उस लिस्ट में सर बैंक ऑफ इंडिया भी फिट होता है? नहीं, बैंक ऑफ इंडिया भी अच्छा स्टॉक है। अगर आप देखें कि उनका भी, अगर आप एनपीएस एंड ऑल दैट काफी कंट्रोल में, जो लास्ट टाइम जो क्रेडिट ग्रोथ आया था वो भी अच्छा था। जो मैनेजमेंट की गाइडेंस है वो भी काफी बेटर है। सो यस, आप अगर ये स्टॉक है उनके पास बने रहिए। यहाँ और इम्प्रूवमेंट मुझे लग रहा है कि एक आध साल में होना चाहिए। तो और क्योंकि क्या है देखो, इन सब का ये है कि जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो भी काफी कम हो गई है। तो और जो अभी वो लैंडिंग करे वो भी काफी अच्छे रेट पे कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे वो रेट कम करेंगे, लेकिन आई थिंक नेट इंटरेस्ट में इसके वजह से बढ़ सकता है। सो बैंक ऑफ इंडिया में बने रहे। टाटा टेक की मैं बात करूँ तो टाटा टेक में इतना पॉजिटिव नहीं हूँ। वन ऑफ द मेन रीजन इसके, एक तो परफॉर्मेंस तो है नहीं, वैल्यूएशन थोड़ा अभी भी मुझे हाई लग रहा है। इवन तो ये स्टॉक बहुत गिर चुका है, लेकिन इनका जो डिपेंडेंसी होता है ना 3-4 बड़े कस्टमर पे है। खास करके टाटा मोटर है। अब टाटा मोटर में कुछ प्रॉब्लम आती तो इनको भी प्रॉब्लम आ जाएगी। और टाटा के नाम पे आईपीओ तो अच्छा आ गया, लेकिन बाद में ये परफॉर्म ही नहीं किया है। तो मैं यहाँ से भी उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि इतना ज्यादा परफॉर्मेंस आएगा। तो वहां से मेरी आपको उनको राय होगी कि मूव करके बाकी स्टॉक्स और अच्छे सेक्टर्स जहां आज हमने पूरे दिन में बात की, वहां आप बेटर है मूव कीजिए। ठीक है, परफेक्ट है। तपन सर, आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं प्राइमरी मार्केट की तरफ बढ़ूंगा। एक हमारे दर्शक हैं मीत आर्या जी, कह रहे हैं कि 2 लाख की फ्रेश बाइंग के लिए मुझे ऑप्शन बताइए आप लॉन्ग टर्म के लिए। कुछ स्टॉक सर आप कह भी रहे थे, हमने डिस्कस किए हैं, कुछ पीएसयू बैंक डिस्कस किए हैं और भी स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं सर। लॉन्ग टर्म के लिए अगर किसी को 2 लाख रुपए लगाना है तो आप कहाँ पे, किन सेक्टर्स में और कितने स्टॉक्स लेने की राय देंगे? अभी एक सेक्टर जो कुछ दिनों में लाइमलाइट में आया है वो है ईएमएस सेक्टर। आई एम पॉजिटिव ईएमएस सेक्टर, क्योंकि बहुत अच्छे गिर गए हैं। डिक्सन देख लो आप, एम्बर देख लो, केन्स देख लो। केन्स में थोड़ा मैनेजमेंट का इशू है एंड ऑल दैट, बट एसआईपी मैंने में थोड़ा कर सकते हैं। डिक्सन बहुत अच्छे लेवल पे है। यानी आप देखो वैल्यूएशन काफी हद तक करेक्ट हुए हैं। और देखो 2-3 साल में ईएमएस सेक्टर बढ़ेगा, अच्छा खासा बढ़ेगा, क्योंकि इनके पास जो कॉन्ट्रैक्ट्स है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो मुझे लग रहा है कि वहाँ एक अपॉर्चुनिटी होगी थोड़ा इन्वेस्ट करने में दूसरा तो मैंने पीएसयू बैंक्स आपको बोले ही है। एनबीएफसी सेक्टर और एक सेक्टर है जो एक अच्छा लग रहा है मेरे को। इवन तो बढ़ चुका है, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट कट साइकिल है वो लंबा उसको फायदा देगा। और ये जो अक्टूबर टू दिसंबर जो सीजन है, फेस्टिव सीजन, उसका भी फायदा है। ऑटोमोबाइल्स का सेल्स अच्छा है, तो उसमें भी आप कंज्यूमर फाइनेंस लेंडिंग है तो वहां आप देख सकते हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल बजाज फाइनेंस है एक और है, फिर मुथूट फाइनेंस भी गोल्ड फाइनेंसिंग के लिए अच्छा है। तो यस, ये कुछ सेक्टर है, प्लस डिफेंस तो मेगा ट्रेंड है ही, आपको पता ही है। तो यस, इन सब में आप फोकस कीजिए, आई थिंक वहां आप डाल सकते हैं पैसे। तो एक आपने ईएमएस बताया सर, एक कंज्यूमर फाइनेंस बताया, एक डिफेंस बताया, एक सेक्टर और भी आप मेंशन कर रहे थे? एनबीएफसी।
एनबीएफसी, ठीक है। तो इन 3-4 सेक्टर्स में आप अपना पैसा मीत जी लगा सकते हैं अगर आपको 2 लाख रुपए निवेश करना है लंबी अवधि के लिए। कुछ स्टॉक्स भी आपको बताए गए हैं ईएमएस में, डिक्सन हुआ, अंबर हुआ, ये अच्छे करेक्ट हो चुके हैं, यहाँ पे आप पैसा लगाइए। कंज्यूमर फाइनेंस में बजाज फाइनेंस है, इस पर आप फोकस करिए। डिफेंस में सर एक दो नाम अगर आप बता दें। डिफेंस में मेजागॉन देख सकते हो एंड बीएल। वाह क्या आईपीओ में, सबसे पहले तो वो दो आईपीओ जिनके आईपीओ खुले हुए हैं, जिनका आज आखिरी दिन है। एक है पार्क मेडीवर्ल्ड, जिसे हम पार्क हॉस्पिटल्स के नाम से जानते हैं। तो पहले तपन सर आपका मैं एक फंडामेंटल व्यू लेना चाहूँगा, ये पार्क हॉस्पिटल्स को लेकर आपकी क्या राय बन रही है। पूरा सब्सक्राइब हो चुका है ऑलमोस्ट दूसरे दिन के एंड तक, आज आखिरी दिन है। तो इसमें क्या सर पैसा लगाना चाहिए। 920 करोड़ रुपए का इशू है, 770 करोड़ रुपए कंपनी के पास आ रहे हैं, ओएफएस वाला पार्ट भी है इसमें। ग्रे मार्केट में सर जो उत्साह है ना, आई डोंट नो आप इसको कितनी तवज्जो देते हैं, कितनी तरजीह देते हैं। 20 रुपए के आसपास का सर अब वो था ग्रे मार्केट प्रीमियम, जो घटकर 15 हुआ, अब ये 10.5 रुपए के आसपास रह गया। सर कंपनी के बारे में बताइए, और ये जो ग्रे मार्केट में एक्शन हो रहा है ना, थोड़ा अगर ये भी आप समझा सके अगर हमारे दर्शकों को, इससे क्या इंडिकेशन लेने चाहिए वो भी बताइए। ये देखिए, ग्रे मार्केट में जैसे आपने बोला कि काफी कम हो गया है, तो वो तो लिस्टिंग गेन्स के लिए है। और ऑफ कोर्स हमें पता नहीं होता, काफी टाइम ग्रे मार्केट कुछ और बोलता है, लिस्टिंग कहीं और आता है, तो उस पे ज्यादा हम लोग बोल नहीं सकते। लेकिन ये जो स्टॉक है, आई थिंक हॉस्पिटल चेन है, और हॉस्पिटल्स अभी आजकल काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। मल्टी स्पेशलिटी और हॉस्पिटल है, फिर ऊपर नॉर्थ इंडिया हॉस्पिटल में अच्छा खासा नो बिजनेस है इनका, और डिसेंट स्केल है। मार्जिन धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, इवन कैपेक्स भी आगे जाके करेंगे। अब इस लेवल पे मुझे लगा वैल्यूएशन ऑलमोस्ट परफेक्ट है। तो स्कोप काफी कम रखा है लिस्टिंग गेन्स का, लेकिन डिसेंट 5-10% का आप सोच के सब कर सकते हो। लेकिन लॉन्ग टर्म आई थिंक ठीक ठाक लग रहा है। लॉन्ग टर्म में अगर आप किसी को जाना है तो यहाँ से आप इन्वेस्ट कीजिए। लॉन्ग टर्म में आई थिंक ये आई थिंक डिसेंट रिटर्न दे सकते हैं। ऑफकोर्स क्वार्टर टू क्वार्टर रिव्यू करना पड़ेगा। तो यस, आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिए अगर बैट करो तो बेटर, लिस्टिंग गेन्स के लिए थोड़ा कम ही रहेगा। अच्छा, नेफ्रो केयर पे आप क्या राय दे रही हैं, जिसका नेफ्रो प्लस ब्रांड है। इसमें भी ना पहले 1-2 दिन तो एब्सेंट था ग्रे मार्केट का प्रीमियम, फिर 20 रुपये हो गया, अब घटकर 17.5 रुपये हो गया। इसको अगर आपने स्टडी किया हो तो इसमें पैसा लगाया जा मैं सकता है। मैंने इसको उतना डीपली ट्रैक नहीं किया है, सो आई वुड लाइक टू पास ऑन टू तपन जी इफ ही कैन शेयर हिज व्यू ऑन दिस। तो तपन सर मैं अब इसको ट्रैक नहीं किया। तो सब आप ही के हवाले है। नेप्रोकेट देखो, वो डायलिसिस सर्विस प्रोवाइडर है, और अगर देखो एशियाज ओनली इंटरनेशनल डायलिसिस नेटवर्क में ना, वो काफी उनका स्ट्रांग ग्रोथ रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर सेगमेंट में ही है। और मार्जिन इंप्रूवमेंट भी देखो तो पीछे 2-3 साल से अच्छा रह रहा है। तो यहाँ से वैल्यूएशन देखे तो भाई 60 के पी पे कंपेयर टू अदर हेल्थ केयर तो ठीक ठाक है। यानी अभी, लेकिन अगर लिस्टिंग गेन्स की बात करें तो इतना कुछ खास मिलेगा नहीं। ये भी थोड़ा अगर इसमें ज्यादा कमाना है तो आपको लॉन्ग टर्म रखना पड़ेगा। लेकिन इसको आगे के जो आईपीओ थे उससे थोड़ा मैं यहाँ इतना वो नहीं हूँ, थोड़ा इतना स्ट्रांग नहीं हूँ लग रहा है मेरे को। लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर आपको देखना पड़ेगा। तो मुझे लिस्टिंग गेन ज्यादा नहीं लग रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कुछ अच्छा हो सके। लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर बेटर है, आप रिव्यू करके चलिए। लिस्टिंग गेन्स आई थिंक ना 5-10% आता है, तो फिर आपको निकलना है तो निकल सकते हैं। लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है कि एज द क्वार्टर गोज बाय इनके फाइन से ठीक है, तो फिर वो रिटर्न देगा। लंबी अवधि के लिए पैसा लगाएं, वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू लिस्टिंग गेंस। ये राय फिलहाल निकल के सामने आ रही है। एक अब इस साल का जो वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओ है, मच अवेटेड आईपीओ, वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का। इनफैक्ट ये आज से खुलने जा रहा है, और बड़ा इशू है ये 10,600 करोड़ रुपए का। इसमें आप देखेंगे तो पूरी तरह से ओएफएस है, कंपनी के पास कोई रकम नहीं आ रही है, और 19 तारीख को इसकी लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है। और ग्रे मार्केट देखें ना तो 2,165 रुपये, जो कि हायर प्राइस बैंड है, वहाँ पर अगर बुक बनती है तो उसके ऊपर करीब 142 रुपये देने को तैयार है। तो 2307 रुपये पर इसकी लिस्टिंग हो सकती है। तो सर लिस्टिंग गेन तो होते हुए दिख रहे हैं तपन सर, इसमें क्या लंबी अवधि के लिए भी पैसा लगाने की आप राय दे रहे हैं, या कि पहले अभी लिस्टिंग होने दें। नहीं नहीं, ऑफ कोर्स नो, आईसीआईसीआई एएमसी वन ऑफ द बेस्ट एएमसी इन इंडिया, तो कोई डाउट नहीं है नो। लॉन्ग टर्म के लिए ऑफ कोर्स जा सकते हैं। और देखो पेनिट्रेशन हमें भी पता है, म्यूचुअल फंड का हमने कितनी बार बात की है, तो वो तो बढ़ने ही वाला है। एसआईपी बुक बढ़ने वाली है, और उनका मैनेजमेंट भी बहुत ही अच्छा है। ऑफ कोर्स ये जो मेन पेरेंट कंपनी है वो थोड़ा पार्ट अपना निकाल रही है, तो दैट इज वाई वो आ रहा है। लेकिन आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लिस्टिंग इन शायद इतना ना लगे, लेकिन आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लग रहा है कि ये अच्छा खासा एचडीएफसी एएमसी को भी टक्कर देगी। पीछे आप एएमसी का स्टॉक्स भी देखे, ठीक ठाक अच्छे परफॉर्म किए हैं।
तो आई थिंक इस कंपनी में भी मुझे लग रहा है, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए आप जा सकते हो इस स्टॉक में। नहीं, एक होता है कि अच्छी कंपनी है, अच्छा रिटर्न मिल सकता है, एक होता है कि नॉट टू मिस आउट, आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए, मतलब ये नाम आपको नहीं मिस करना है। अलॉटमेंट ना हो वो अलग बात रह गई, लेकिन आपको अप्लाई जरूर करना है। क्या वैसा नाम है ये? यस, 100%। नाम तो ऐसा ही है और काम भी ऐसा है, दोनों है। अच्छा। बाजार हाई लेवल से थोड़ा सा हल्का हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है। जैसा हम इसकी आईसीआईसी पोटेंशियल की भी बात कर रहे थे, एएमसी का ऊपर लिस्ट होने के बाद हो सकता है थोड़ा सा नीचे आ जाए। एक स्टॉक है जिसकी मैं बात करूंगा, फिर हम शो को वाइंड अप करते हैं। रिको ऑटो को लेकर गादिया मीता जी सवाल पूछ रहे हैं। तपन सर, आप ही इसको एड्रेस कर दीजिए। इस पे राय पूछ रहे हैं आपकी कि किस लेवल पर इसे बाय करें। रिको ऑटो में बेस्ट एंट्री लेवल क्या होगा? ये देखिए, रिको ऑटो अगर देखें तो ये स्टॉक काफी टाइम से थोड़ा कह सकते हैं कि नीचे आया था, लेकिन अभी थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ रहा है और उनके क्वार्टरली रिजल्ट भी ठीक ठाक आ रहे हैं। और ऑटो एंसिलरीज की बात करें ना तो काफी इम्प्रूवमेंट भी आ रहा है, जिस तरह से ऑटोमोबाइल्स के सेल्स डेटा रहे। मुझे लग रहा है ये स्टॉक आई थिंक होल्ड करना चाहिए। वैल्यूएशन की मैं अगर बात करूँ तो मुझे तो भी कंफर्ट है, इतना महंगा भी नहीं लग रहा है कंपेयर टू अदर ऑटो एंसिलरी कंपनीज। और जो सेगमेंट में वहां भी अच्छे, तो आई थिंक ये बने रहे। आई थिंक ये लेवल पे बने रहे। आई थिंक यहाँ से भी रिकवरी आएगी। चलिए तपन सर, बहुत शुक्रिया आपका। जितने भी स्टॉक्स पर बातचीत हुई है, कोई डिस्क्लेमर सर? नहीं, ये आज जो भी स्टॉक्स की बात की है उसमें मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन हाँ, हमारे क्लाइंट्स को या तो हमारे स्मॉल केस में शायद हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, होप आपको सेशन अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहते हो कि हम भी आपको हेल्प करें स्टॉक सिलेक्शन में, तो आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। हम एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है। और आप www.catapan.in ये वेबसाइट में जाके देखिएगा, यहाँ हमने सब कुछ दिया हुआ है। अगर आप देखें तो एक पोर्टफोलियो बिल्डर कॉम्बो है, जहाँ हम लोग इक्विटी, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, आईपीओ, एसएमई आईपीओ, बॉन्ड्स रिकमेंडेशन, बाय सेल रिकमेंडेशन, वीकली सेशंस होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपका पूरा पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर और प्रॉपर डायरेक्शन में। प्लस पोर्टफोलियो रिव्यू भी होता है, तो आप जरूर जाके देखिएगा। इवन आपको सिर्फ इक्विटी का चाहिए तो इक्विटी का भी पोर्टफोलियो अवेलेबल है। जो आप सिर्फ इक्विटी का चाहिए तो बेटर है आप एक बार जाके देखिए और समझिए। प्लस गाइज, अगर आप चाहते हो कि आप हमारा नेक्स्ट सेशन अटेंड करें ऐसे सेक्टर रिकमेंडेशन और इवन स्टॉक पिकिंग एक्सरसाइज, तो हम उसकी भी लिंक दे देंगे। वो क्लिक करके नेक्स्ट सेशन अटेंड कीजिएगा। चलिए, डू सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट वेबिनार। थैंक यू। Investment in market securities is subject to market risk. Read all the documents carefully before investing.